Welcome. Good morning, all of you. Class 10th, subject SST, Social Study, सामाजिक अध्ययन, हिंदी मीडियम से चैप्टर नंबर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी, भाग नंबर 4, सोशल स्टडी जो हमारा सामाजिक अध्ययन है उसका हमारा पार्ट चल रहा है जो 6 वाला पार्ट है जिसको हम पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान कहते हैं। उसका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा था सत्ता की साझेदारी जिसे हम कहते हैं पावर शेयरिंग, उसका भाग नंबर 4 है। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसपे हम डिस्कशन करेंगे टॉपिक है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। जो सत्ता है, जो पावर है, उसकी सत्ता की साझेदारी हमें क्यों करना चाहिए कि जो पावर्स है उस पावर्स को हमें क्यों बांटना चाहिए। इस चैप्टर की प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें आपने पढ़ा कि श्रीलंका और जो बेल्जियम जो दो कंट्री हैं, जो दो देश हैं श्रीलंका और बेल्जियम, किस प्रकार से श्रीलंका और बेल्जियम की जातीय संरचना है कि बेल्जियम के अंदर आपके डच और फ्रेंच भाषा बोलने वाले जातीय लोग हैं। दूसरी तरफ जो आपकी श्रीलंका है, श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। और किस प्रकार से बेल्जियम ने बड़ा ही एक समझदारी का काम किया और अपनी जो पावर थी वे पावर सभी समुदाय में बराबर हिस्सों में बांटी, जिससे वहां कोई युद्ध नहीं हुआ और अपने देश को यानी कि विभाजित होने से बचा लिया। जबकि ये स्थिति श्रीलंका ने नहीं की, इसलिए वहां पर देश में शीत युद्ध हुआ और देश के टुकड़े की कंडीशन आई। तो आज भी पढ़ेंगे, हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सत्ता की साझेदारी के लिए या उसको बांटने के लिए इसके पक्ष में हम दो तरह के तर्क लेंगे, दो तरह के यहाँ पर लॉजिक्स हैं जिसके ऊपर अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है हमारा समझदारी का तर्क, जिसे हम युक्ति पर कह सकते हैं, या इसको कहते हैं कि हाँ सत्ता की जो है उसे हमें समझदारी रूप से उसको बांट देना चाहिए। और दूसरा है हमारा नैतिक तर्क जिसे हम मॉरलिटी कहते हैं। तो आइए दोनों को हम 1 by 1 करके डिस्कशन करते हैं। नंबर 1 है समझदारी, जिसे हम युक्ति परक तर्क भी कहते हैं। क्या है ये समझदारी? जैसे अगर हम उदाहरण लेते हैं बेल्जियम का, तो बेल्जियम देश ने एक बड़ा समझदारी से काम किया क्योंकि उसमें विभिन्न समुदाय के लोग निवास कर रहे थे। कुछ लोग डच लोग थे जो मेजोरिटी में यानी कि बहुसंख्यकवाद में थे, कुछ लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले थे जो माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक में थे। लेकिन उसमें वहां पर ऐसा क्या कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऐसा नहीं हुआ। उसने बड़ा ही सूझबूझ से काम लिया और इसलिए वहां पर जो पावर्स वे नहीं पावर्स को बांटा। जैसे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव कम करना। अगर हम पावर्स को बांटेंगे तो विभिन्न जो सामाजिक समूह है उसके बीच में टकराव नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक कोई समाज के अंदर संख्या में अधिक है, मेजोरिटी में अधिक है और दूसरी संख्या में कम है, और एक जो मेजोरिटी वाली को हम अधिक सत्ता देंगे और माइनॉरिटी वाली को सत्ता कम देंगे तो निश्चित रूप से विवाद होगा। एक इसका सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे हमारा परिवार है, हमारे परिवार के अंदर जैसे मान लीजिए एक किसान है और उस किसान के 2 बेटे हैं, और एक किसान बड़े वाले पुत्र को हर कार्य में लेन देन में भी उस बड़े पुत्र को जिम्मेवारी देता है, पैसे का लेन देन उसके माध्यम से कराता है और परिवार की पूरी जिम्मेवारी उसके ऊपर छोड़ता है और छोटे वाले बच्चे को नजरअंदाज करता है। तो धीरे धीरे छोटे वाला पुत्र जब तक उसको सहन करता रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा
क्योंकि छोटा वाला पुत्र ये समझेगा कि मुझे परिवार में इज्जत या डिग्निटी प्रदान नहीं की जा रही है, कि मुझसे कोई न सलाह ली जा रही है, न मुझे कोई सलाह दी जा रही है, न मैं किसी की लेन देन में हूँ किसी कारण। तो निश्चित रूप से उसके मन में थोड़ी खिन्नता स्पष्ट नजर आएगी, और वे खिन्नता एक दिन ऐसा होगा कि वे परिवार टूट जाएगा। तो यही कंडीशन है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी भी क्षेत्र में विभिन्न सामाजिक समूह है, तो उस सामाजिक समूह के बीच में टकराव को कम करने के लिए हमें अपनी पावर्स को बांट देना चाहिए। अगर हमने पावर्स को नहीं बांटा तो वे टकराव धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, जैसे श्रीलंका के अंदर बढ़ा। और ये जो छोटे छोटे टकराव हैं, ये टकराव आगे चलकर एक बड़ी हिंसा का रूप लेंगे। जैसे श्रीलंका के अंदर जब शीत युद्ध की, जब हम कहते हैं गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी, तो बहुत से लोग वहां पर लोगों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा, जन धन की हानि हुई, लोगों के आजीविका के साधन चले गए थे। तो ऐसी स्थिति हो जाएगी, हिंसा होगी, और साथ में राजनीतिक अस्थिरता का भी रूप लेगा। क्योंकि कोई भी सरकार का निर्माण होगा तो वह सरकार एक लंबे समय तक शासन व्यवस्था को नहीं चला पाएगी। इसलिए हमें विभिन्न सामाजिक टकराव के बीच में अगर हमें टकराव कम करना है, हिंसा को कंट्रोल करना है, हिंसा के ऊपर नियंत्रण करना है, और राजनीतिक अस्थिरता, राजनीति को स्थिर करना है, हमें एक लंबे समय की सरकार का निर्माण करना है, तो हमें सत्ता का, पावर्स का डिवाइडेशन यानी बंटवारा कर देना चाहिए। जैसे अगर इसका उदाहरण लेते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण बेल्जियम है। बेल्जियम ने इसने ऐसा किया। नेक्स्ट है बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा शेष बाकी समुदाय पर थोपना तात्कालिक परिणाम। अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र में किसी भी कम्युनिटी यानी समुदाय का, चाहे वे कम्युनिटी किसी कास्ट या रेस से हो सकता है, किसी रिलीजियस से हो सकता है, या किसी अन्य यानी कि एंगल से हो सकता है, तो अगर वहां पर बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, तो उस समय अपनी मेजोरिटी के आधार पर अलग संख्यक लोगों को ऊपर अपनी पावर्स को, अपनी सत्ता को तो थोप सकता है, उस समय के लिए थोप सकता है, एट प्रेजेंट में, तत्कालीन समय। लेकिन अगर लास्ट में देखेंगे तो उसका परिणाम बड़ा ही नकारात्मक परिणाम होगा। क्यों? क्योंकि जब आज एक बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हावी होकर सरकार का निर्माण कर रहा है, सरकार चल रहा है, आगे चलकर ये बहुसंख्यक समुदाय स्वयं अपने लिए ही एक घातक परिणाम निकलेगा, इसका घातक रिजल्ट निकलेगा। क्यों? क्योंकि बहुसंख्यक समुदाय में आगे चल के 2 या 2 से अधिक ग्रुप या समुदाय बढ़ सकते हैं, जिससे कि उसमें एक युद्ध की स्थिति बन सकती है, जिसमें हिंसा की स्थिति नजर आएगी। तो ये स्थिति इसमें दे सकती है। जैसे आगे चलकर देश की अखंडता के लिए वे घातक हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे मान लीजिए श्रीलंका के अंदर सिन्हाला थी, सिन्हाला मेजोरिटी में 74% थी, और जो शेष भाग था वे तमिल लोगों का था। और आगे चलकर सिन्हाला में इस प्रकार के यानी कि एक मांग होती है, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भी यानी कि पावरफुल बनूं, मैं भी एक शासक बनूं, शासन चलाने की इच्छा रखता है। तो निश्चित रूप से कोई भी बहुसंख्यक समुदाय है, वे अपने आप के लिए एक क्या कह सकते हैं कि हानिकारक रिजल्ट है, उसको एक जन्म देता है। तो अखंडता के लिए घातक है। अगर किसी देश की अखंडता को बचाना है, खंडित होने से बचाना है, तो हमें सत्ता, जो पावर्स है, वे बराबर बराबर समुदाय में बांट देनी चाहिए। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, हमारा भारत देश है। क्योंकि हमारा जो भारत देश है एक विविधता वाला देश है,
एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हमारे भारत देश में विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग निवास करते हैं, फिर भी सब लोगों को, सब जो कम्युनिटी है, समुदाय, सबको समान यानी कि अधिकार है। वही भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ये नहीं है कि किसी जाति या धर्म विशेष को हम उसको नेगलेक्ट करते हो या हम उसको शासक चलाने के लिए उसको रोक सकते, ऐसा नहीं है। तो हमारा भारत देश है, इसके लिए बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। तो कह रहे हैं स्थायी सरकार, अगर स्थायी सरकार चलाना है और लंबे समय के लिए सरकार चलाना है तो हमें अपनी पावर्स को बांट देना चाहिए। अगर हमने पावर्स को नहीं बांटा और पावर्स केवल मेजॉरिटी पर्सन के रूप में हुई कि बहुसंख्यक लोगों के हाथ में हुई तो वे एक लंबे समय तक, या हम कह सकते हैं स्थायी सरकार का निर्माण नहीं कर सकते। अगर कुछ समय के लिए सरकार का निर्माण हो सकता है लेकिन वे सरकार एक लंबे समय के लिए नहीं चल सकती और लोकतंत्र के लिए एक स्थायी सरकार का होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा इसका हमारा जो टॉपिक है वे है हमारा नैतिक तर्क। हम पढ़े सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, आपको इस प्रकार से इसको लिखना है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है कि उसके पक्ष में हम दो तर्क दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट जो तर्क था हमारा, लॉजिक था, वे था हमें समझदारी से काम करना चाहिए, अर्थात सत्ता जो है उसको हमें बांट देना चाहिए, तभी देश में शांति होगी, एक लंबे समय तक शासन चलेगा, देश विखंडित होने से बचेगा। दूसरा जो पॉइंट है नैतिक तर्क। नैतिक तर्क जिसे हम मॉरल लॉजिक बोल सकते हैं इसको, नैतिक तर्क। तो नैतिकता भी हमें होनी चाहिए। क्या है नैतिकता? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि जैसे व्यक्ति कहता है वैसे करता नहीं है, कहता है जैसे करता नहीं है। जैसे मैं अगर मान लीजिए मैं मेरे ऊपर डिपेंड करता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि मैं बहुत ईमानदार व्यक्ति हूँ, बहुत अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ और इस प्रकार से मैं अपने जो प्रिंसिपल्स है लोगों में फैलाना चाह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा ईमानदार व्यक्ति हूँ, अच्छे काम करता हूँ, लेकिन मैं बाहरी रूप से तो ईमानदारी से कह रहा हूँ लेकिन आंतरिक रूप से मेरे मन में ईमानदारी के जो गुण है वे नहीं है, या मैं इल्लीगली काम कर रहा हूँ, मैं अनावश्यक रूप से किसी को धन को लूट रहा हूँ या पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, तो ये मॉरलिटी नहीं है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अगर हम कहते हैं, हम फैलाव करते हैं कि हमारा भारत देश एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर पावर्स बटी होनी चाहिए, सब बराबर है। ऊपर से तो हम दिखावा तो करते हैं, लोकतंत्र कह रहे हैं लोकतंत्र, लेकिन हम आंतरिक भाग से हम नहीं चाहते कि गरीब लोगों को भी शासन में आना चाहिए या गरीब लोगों से हमें उसको राय लेनी चाहिए। ऐसा हम इस प्रकार की उससे कोई राय नहीं लेते हैं या हम नहीं देखते हैं कि लोगों की क्या राय है और लोगों की क्या आवश्यकता है, क्या हम उनकी आवश्यकता अनुसार क्या कार्य करते हैं, क्या अपनी मनमानी करते हैं। तो ऐसा हम नहीं कर पाते, तो उसे हम नैतिक नहीं कह सकते। तो नैतिकता का जो तर्क है, उस नैतिक तर्क का स्पष्ट अर्थ है कि जैसे हम अपने सिद्धांत है, जैसे हम कहते हैं वैसे सिद्धांत होने चाहिए। जैसे किसी भी लोकतांत्रिक देश के अंदर अगर कोई लोकतंत्र देश है तो लोकतंत्र है तो उस लोकतंत्र देश की कुछ विशेषताएं होती हैं, वे न केवल सैद्धांतिक होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकल में भी उसको करना चाहिए, व्यवहार में भी उसको लागू करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि लोकतंत्र देश में, जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति, जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे, उसने एक लोकतंत्र की एक बहुत ही सरल परिभाषा दी थी कि हम किसे लोकतंत्र कहेंगे। वे लोकतंत्र उससे कहेंगे कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासित होता है, चुनाव किया जाता है, वही तो लोकतंत्र है कि जनता के द्वारा और जनता द्वारा जो चुने गए हैं प्रतिनिधि, वही तो लोकतंत्र है। लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? लोकतंत्र की ये भी एक विशेषता है कि भाई निष्पक्ष आपका
फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, वैसे मताधिकार पे होना चाहिए, तो ये बात होनी चाहिए। लेकिन देखने में क्या आता है कि लोकतंत्र देश में क्या कहते हैं कि धन और बाहुबली यानी कि बाजू यानी कि ताकत का और धन का प्रयोग किया जाता है। गलत तरीके से वोटिंग की जाती है, बूथ कैप्चरिंग की जाती है, अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए हिंसा भी होती है। क्या ये लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं कह सकते, ये हमारा सैद्धांतिक में ही नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि नैतिकता कि कुछ मॉरलिटी भी होनी चाहिए, कि मॉरलिटी में कुछ नैतिकता भी होनी चाहिए, कि जो हमारी नैतिकता के जो हमारे कुछ गुण है उसका भी हमें एक फॉलो करना चाहिए, कि वास्तव में हमें वैसे मताधिकार के अनुसार चुनाव करना चाहिए, हमें अच्छे ईमानदारी से काम करना चाहिए, जनता की राय को जानना चाहिए, जनता की राय के अनुसार उनकी जो आवश्यकता है उस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए। तो अगर उसके अकॉर्डिंग करेंगे तब तो हम कह सकते हैं कि वास्तव में ये लोकतंत्र है। लेकिन हम ऊपर से तो कह लोकतंत्र को फैलाए कि हाँ लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में हम उस लोकतंत्र तक नहीं पहुंचे, तो वे हम नहीं कह सकते। तो यही है कि सत्ता की साझेदारी को ही लोकतंत्र की आत्मा कहा है। तो लोकतंत्र है, इसका मीनिंग है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। कि अगर हमने पावर्स को डिवाइडेशन किया है, पावर सब लोगों में बांटा है, चाहे उस रीजन या कंट्री के अंदर गरीब लोग हो या अमीर है या कुछ अलग अलग कम्युनिटी समुदाय के लोग हैं, तो जो पावर्स है वे क्रम से सब में बराबर बंटनी चाहिए। ये नहीं है कि एक जो मेजोरिटी में जो शक्तिशाली है कोई कम्युनिटी है केवल उसी को ही शासन करने का अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कहते हैं सत्ता की साझेदारी, अगर हमने पावर्स को शेयरिंग किया है, अगर पावर्स को हमने बांटा है, तो हम कहेंगे कि लोकतंत्र की आत्मा है। अगर हमने पावर्स का डिवाइडेशन नहीं किया, पावर्स कुछ ही व्यक्तियों के हाथ में है, तो हम उसे असली लोकतंत्र नहीं कह सकते। जैसे बिना आत्मा के एक व्यक्ति एक मृत के समान है, अगर उसमें आत्मा नहीं है तो केवल उसका शरीर नजर आता है और वे व्यक्ति मृत है। इसी प्रकार से अगर लोकतंत्र के अंदर शक्ति को हमने नहीं बांटा तो हम दिखावा में लोकतंत्र कह सकते हैं, लेकिन असली में वे एक मरा हुआ लोकतंत्र है। इसलिए हमें सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा के नाम से बांटा गया। ये इस प्रकार से मूल्यवान होते हैं। अगर ऐसे नैतिक कर्म होंगे तो वे मूल्यवान होंगे, व्यक्ति में नैतिकता आएगी और नैतिकता आएगी तो उसमें एक वजन होगा, उसमें एक दूसरे प्रेम से रहेंगे, शांति प्रिय होगा, देश का विकास होगा। लोगों को सरकार बनाने, क्योंकि हर व्यक्ति को सरकार बनाने का और सरकार को चलाने का अधिकार है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो राजतंत्र के बिल्कुल विरुद्ध है, कि अर्थात राजतंत्र के बिल्कुल ये विलोम है। क्योंकि राजतंत्र में तो राजा का शासन होता है, जो एक राजा के बाद में उसका दूसरा बेटा उसका बेटा शासन करता है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है, शासन सरकार को बनाने का और सरकार को चलाने का सबको समान अधिकार होता है। वैध सरकार का निर्माण, अगर लोकतंत्र होगा तो वैध सरकार बनेगी, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनेगी, अवैध सरकार नहीं बनेगी। और वैध सरकार बनेगी तो एक लंबे समय तक सरकार चलेगी और साथ में एक स्थिर सरकार का निर्माण होगा। स्थिर माने एक लंबे समय तक सरकार चलेगी, जो हमारे एक 5 साल का टाइम पीरियड होता है एक सरकार का, मोस्टली 5 साल तक पूरी सरकार चलेगी। अगर अवैध सरकार बनेगी तो वे 5 साल तक सरकार नहीं चल सकती, वे किसी न किसी कारण से जो एक बहुसंख्यक जो प्रतिनिधि है उस सरकार को बीच में ही गिरा सकते हैं। तो इसलिए वैध सरकार का निर्माण अगर करना है तो हमें नैतिक तर्क को अपनाना है। लोगों की राय जानना भी बहुत जरूरी है कि लोगों की क्या राय है, कि लोगों ने जो अपना प्रतिनिधि को चुना है तो उनकी भी अपनी कुछ राय होती है, ओपिनियन होती है, वे चाहते हैं उनकी क्या क्या आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लोगों को पानी और बिजली की बहुत जरूरत है, और लेकिन अगर चुने हुए प्रतिनिधि पानी और बिजली की समस्या को हल नहीं कर सकते तो हम उसे
एक नैतिक तर्कों पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं कर सकती। तो जनता की राय जानना और उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना भी बहुत जरूरी है करना। इसलिए नैतिकता के ऊपर बल दिया जाता है, अर्थात मन से अच्छा कार्य करना चाहिए। ये नहीं है कि हम मन से कुछ कह रहे हैं और काम कुछ अलग कर रहे हैं। तो जनता की राय मशवरा कर उनकी जो आवश्यकता है उनकी आवश्यकता को अपने मन से करना चाहिए, ताकि हम ये देखें कि हाँ कि हमें हमारे देश में नैतिकता का झलक लग रही है। तो आज के टॉपिक में यही था कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। सत्ता की साझेदारी के हमने 2 पॉइंट पढ़े। सबसे पहला था समझदारी, जिसको हम युक्ति पर तर्क कहते हैं, और दूसरा था नैतिक तर्क, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि सत्ता की साझेदारी बहुत ही जरूरी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आप अगर कोई भी समस्या हो, तो आप कमेंट्स करना, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और आप एंडिंग स्कूल सतीश कुमार के चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।